आमना सामना मीडिया पर हम आपकी मुलाकात आज महाराष्ट्र की उस शख्सियत से कराना चाहते हैं जिसको प्रोफेसर जावेद कुरैशी के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर जावेद कुरैशी अब तक 38 किताबें लिख तहरीर कर चुके हैं और आप काफ़ी मुतहरिक है तालीमी मैदान में। जावेद पाशा कुरैशी ने तालीम को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया है, जिसकी वजह से वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। हम अब उनसे चंद सवालात पूछते हैं जो आप समाप्त फरमाइए। जावेद पाशा साहब जो है, आज जो महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो तालीमी हाल है या सूरत हाल है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक तो इकोनॉमिकल कंडीशन मुस्लिमों की ऐसी नहीं है कि वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी संभाल कर बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें, ये एक। दूसरा ऐसा कि इस पूरे निज़ाम में पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि निज़ाम का हर डिपार्टमेंट, चाहे जुडिशरी हो, पुलिस हो, फोर्स हो, सिविल हो या और कोई भी हो, बगैर पढ़ाई के उस डिपार्टमेंट में जाया नहीं जा सकता। वकील भी बनना है तो आपको पढ़ाई करनी होगी। तो आज जो मुमरा में ये जो तंजीम पूरे पढ़ाई को लेकर इतना बड़ा जलसा जो इन्होंने रखा था, गढ़चिरौली जैसे छोटे से इलाके से मैं आता हूँ जहाँ पर कोई सहूलियत नहीं थी एक उर्दू की दूसरी क्लास तक, लेकिन वालिद साहब ने बड़े जद्दोजहद से पढ़ाया। मराठी में हम पढ़े और आज 8 सब्जेक्ट में एमए हुए, एमएड हुए, एमफिल हुए। करीबन 40 से ज़्यादा बच्चों को पीएचडी का एज अ गाइड, मतलब उन्हें जो रेफरेंस लगते हैं वो सब हमने दिया। और अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन के हम अध्यक्ष बने। यही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो आज महाराष्ट्र में बना है, उसका पूरा आंदोलन हमने और हमारे साथियों ने इस पूरे महाराष्ट्र में चलाया। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोगों ने मुस्लिम ओबीसी आंदोलन भी चलाया रिजर्वेशन के लिए। इन दोनों बातों को पाया। क्यों पाया? क्योंकि ये हमें मिल सकता है, ये बात तालीम ने हमें बताई। अगर हम तालीम हासिल नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाते, और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाते तो दौरे हालात में मुसलमानों की सबसे बड़ी जो कमतरी होगी वो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें क्या राइट दिया है, उनका हक क्या है और वो सरकार से कैसे मांगना है, और सरकार अगर नहीं देती है तो संवैधानिक तरीके से सरकार को कैसे मनाना है, ये सब पता ही नहीं चलता। उसकी वजह है इल्म का न होना। तो मुस्लिम बच्चों को इल्म के लिए 2 तरीकों से मदद मिलनी चाहिए। पहले मैंने कहा कि भाई माँ बाप की हालात ठीक नहीं है। सच्चर आयोग ने कहा कि 60% मुस्लिम ये ऐसे बिजनेसेस में है जिसमें बमुश्किल रात का चूल्हा वो जला पाता है। भारत में ऐसी ही हालत दलितों की थी, ऐसी ही हालत हिंदू ओबीसी समाज की है। लेकिन इन दोनों को उनकी आर्थिक हालात को, कमजोरी को देखते हुए संविधान ने आरक्षण दिया। आरक्षण क्या करता है? आरक्षण आपके बच्चे को पूरे एजुकेशन के लिए, क्योंकि बच्चा देश का बहुत बड़ा, हम क्या कहेंगे, खजीना है, वो प्रॉपर्टी है देश की। जो यहाँ का नागरिक है तो मुस्लिम बच्चा भी नागरिक है, तो मुस्लिम बच्चा इस देश की प्रॉपर्टी है, तो सभी समाज के बच्चे इस देश की प्रॉपर्टी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ये बच्चे इल्म लेकर इस देश के हर इदारों में अपनी फर्ज की अदायगी करे, देश को अच्छी दिशा में ले जाए। तो ऐसे दलित बच्चों को और ओबीसी बच्चों को इदारों में आने के लिए संविधान के तहत आरक्षण दिया गया। मुस्लिमों को वो नहीं दिया गया। तो मुस्लिमों को वो आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि रिजर्वेशन अगर मुस्लिम बच्चे को मिल जाता है तो वो अच्छी पढ़ाई करेगा, माँ बाप को जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना है वो कमाएगा। लेकिन दिगर बच्चों को, मुस्लिम छोड़ के दिगर बच्चों को जिस तरह से हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, किताबों की फैसिलिटी मिलती है, फीस की फैसिलिटी मिलती है, स्कॉलरशिप के जरिए उन महीने का खर्च दिया जाता है, ये अगर मुस्लिम बच्चे को मिले तो यकीन जानिए ये मुस्लिम बच्चा बेहतर कलेक्टर बनेगा। और जब मुस्लिम बच्चा कलेक्टर बनेगा तो उस जिले के करप्शन को खत्म करेगा, क्योंकि मुस्लिम बच्चे की बुनियाद ये ऐसे दीन पर खड़ी होती है जो दीन उसे खुद करप्शन से रोकता है। आज देश ड्रग्स एरिया में नौजवान जा रहे हैं, कौन चलाता है ड्रग्स या कैसे चलता है? अगर वहां का पीआई मजबूत है तो क्या मजा ले ड्रग्स उस एरिया में चले।
तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चा पढ़े, एमपीएससी करे, यूपीएससी करे, आईपीएस ऑफिसर बने, एमपीएससी करके इंस्पेक्टर बने, और जब मुस्लिम बच्चा ईमान के साथ पीआई बनेगा तो उस पूरे इलाके का ड्रग्स का धंधा, 2 नंबर का धंधा वो जरूर बंद करेगा, क्योंकि इसकी इजाजत ही उसका इस्लाम नहीं देता। तो ऐसा इस्लाम वाला बच्चा जब पीआई बनता है तो वो जब ड्रग बंद करता है तो सही मायने में वो देश की सेवा करता है, देश के बुराइयों को हटाने का काम करता है। अब ये हमारे भी लोगों ने सोचना चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज में काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, माशाल्लाह पैसों की भी कमी नहीं है, भले ही 60% गरीब हो, लेकिन बचे हुए 40% लोगों में से 20% लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो थोड़ा सा तवज्जो दे दे सामाजिक तौर पर, तो 35 जिलों में से कम हर जिले में हम एक हॉस्टल बना सकते। सरकार का फर्ज है बनाना, लेकिन सरकार नहीं बना रही है। सरकार का फर्ज है बनाना, लेकिन नहीं बना रही है, तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तो इस जो जलसे में थे, जलसा जो था, उसमें हमने यही कहा कि जो दानिशमंद लोग हैं उन्होंने भी इस बात की ओर भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतारना चाहिए, हमारे बच्चों को इकोनॉमिस्ट बनाना चाहिए। आज देखिए भंगार में हम हैं, 65% लोग हमारा बच्चा भंगार चुनता है, लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज जितनी है उसमें 1% भी मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पूरी पीढ़ियां गरीबी के कारण लोहा लंगर चुन रही है, लेकिन इसी चुने हुए लोहा लंगर और रद्दी से जो नया प्रोडक्ट होता है, वो नया प्रोडक्ट का जो टेक्नोलॉजी है, जो सिलेबस है, जो एजुकेशन है, वो नहीं ले पाता। तो बेचारी जिसकी पीढ़ियां भंगार में खत्म हुई, उसकी आगे आने वाली भी पीढ़ियां क्या भंगार में जिए। तो हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मिले, उसको रिसाइकलिंग इंजीनियर के कोर्स में एडमिशन के लिए सहूलियत मिले, रहने के लिए हॉस्टल मिले। और ये कोई नई बात नहीं है, ये खुद आइन कहता है, दस्तूर कहता है कि ऐसी सहूलियतें देना ये मेरा फर्ज है। बड़ी मजे की बात है, खुद आइन कह रहा है कि ऐसी सहूलियतें देना इसका मैं वादा करता हूं। तो जो भी यहाँ पर हम लोग इस जलसे में बतौर अपने हकों की बात करते हुए हमने कहा कि हमें हॉस्टल्स भी मिलना चाहिए, एडमिशन भी सिक्योर होना चाहिए। होता क्या है, कंपटीशन में मुस्लिम बच्चा नहीं टिकता, अलग अलग वजह है। तो हर समाज को कोटा दिया है, दलितों का इतना, आदिवासी का इतना, ओबीसी का इतना। अरे भैया, मुस्लिम बच्चा भी इस देश की प्रॉपर्टी है, उसको भी तो इतने में से इतना दे दो। हाँ, तो यही बात है जावेद साहब कि आप जो कह रहे थे कि रिजर्वेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन से, दस्तूर हिंद के मुताबिक किसी को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता ना, फिर कैसे मुसलमानों को मिलेगा रिजर्वेशन? जी, यही सब में बड़ी गड़बड़ है, इसे हम धोखाधड़ी कहते हैं। बिल्कुल मजहब के बुनियाद पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यह पक्की बुनियाद है। मुसलमानों ने मजहब के बल पर कब मांगा रिजर्वेशन? मुसलमानों ने कल, आज और परसों भी इस्लाम के नाम पर कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगा। हिंदू समाज ने क्या हिंदू है करके रिजर्वेशन मांगा है? दलित समाज ने क्या वो बौद्ध है करके रिजर्वेशन मांगा है? नहीं। रिजर्वेशन के 2 पहलू है, एक कास्ट, जात, और वो जात हिंदू सिस्टम ने जो दी है वो जात, इस पर रिजर्वेशन एक है। दूसरा रिजर्वेशन खुद संविधान कह रहा है कि ऐसे पिछड़े जो किसी जात में नहीं बैठते लेकिन दलितों से भी पिछड़े हैं, मागास वर्गीयों की हर शर्त पूरे करते हैं, तो संविधान 16(4) में ऐसे पूरे तबके को, मजहब को बीच में न लाते हुए स्पेशल कैटेगरी में रिजर्वेशन देने का वादा करता है। और वो पूरी तरतूद संविधान में है, जिसके तहत पिछली सरकार ने, यानी ये वर्तमान की सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार गई, उसने 5% जो रिजर्वेशन दिया था, वो रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है। जो कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पे हम मुसलमानों को नहीं दे सकते, अरे भैया, आपकी कहने की बात ही नहीं है। मजहब के बुनियाद पे मुसलमान मांग भी नहीं रहे और आप दे भी नहीं सकते। मुसलमान मागास वर्गीय, पिछड़ा करके मांग रहा है, और संविधान कहता है कि पिछड़ा कौन? जो एजुकेशन में पिछड़ गया है, जो प्रशासन में पिछड़ गया है, जो आर्थिक लेवल पे कमजोर हो गया है, यह है पिछड़ा वर्ग, न कि कास्ट। इट इज अ क्लास। कास्ट मजहब में है, क्लास जो है ये पिछड़ा वर्ग संविधान की स्पेशल कैटेगरी में आता है, और उसी की बुनियाद पे हमने रिजर्वेशन मांगा था।
हमें 5% मिला था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने वो मुकम्मल नहीं किया। हाईकोर्ट में केस गई, हाईकोर्ट ने क्या कहा, एजुकेशनल जो 5% रिजर्वेशन है वो बराबर है। नौकरियों का 5% रिजर्वेशन इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाते कि इन नौकरियों का पूरा डाटा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास में रोस्टर रेडी नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम कैंसिल नहीं कर रहे, स्टे दे रहे हैं। स्टे मींस नॉट कैंसिल, स्टे मींस उस प्रक्रिया को सिर्फ रोक दी गई है, नकारा गया नहीं है। कब तक रोका? गवर्नमेंट को कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि आप ये मुसलमानों को 5% जो नौकरियों में रिजर्वेशन दी है उसका ब्लूप्रिंट बनाओ, उसका डाटा बनाओ। 5% में क्लास 1 कितने आते, क्लास 2 कितने आते, क्लास 4 कितने आते, ये सारा डाटा हमारे पास में लाओ, उसके बाद देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ये कानून 6 महीने के अंदर दोनों सभागृह में पारित करके इसे मुकम्मल करना था, वो नहीं किया। इसलिए सेक्रेटरी ने एक आदेश निकाला कि 6 महीने के अंदर ये जो अध्यादेश के जरिए 5% दिया गया था, ये 6 महीने के अंदर कानून में नहीं बदल सका, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे। ठीक है, नौकरियों का कैंसिल किया। व्हाट अबाउट द एजुकेशनल रिजर्वेशन? वो तो हाई कोर्ट ने बोला था इनको दो, फिर भी वर्तमान की सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो मजहब की बुनियाद पे कुछ नहीं है, ये धोखाधड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम मागास वर्ग बैठता है और जो भी हमने मांगा है या जो भी मिला था इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर है। आपने कहा कि जात की बुनियाद पर, तो मुस्लिम समाज में भी जो जात है, तेली है, तंबोली है, उसके बाद में मुजावर है, उसके बाद में अंसारी है, जुलाह है, इन सब लोगों को हासिल है। तो फिर आप जो है, आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जो है ज़ात की बुनियाद पर जो है तो मुसलमानों को नहीं बल्कि जो है तो उनकी पसमानदगी की बुनियाद पे मिलना चाहिए? आपने बहुत सही मौजू को छेड़ा है, बिल्कुल सही मौजू को छेड़ा है। अब देखिए, भारत की पूरी लड़ाई जात विरोधी है। बड़ी अच्छा मौजू आपने छोड़ा, जात मिटा दो। यह आंदोलन 7वीं सदी में चला, तो 7वीं सदी में इस्लाम ने कहा कि जात हटाओ, जात ही पूरी बर्बादी की जड़ है। इस सिस्टम में जो भी नफरत की बुनियाद है वो जात है। इसी देश के ओबीसी जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोग इस्लाम को कबूल करके मुस्लिम बने। क्या किया इन्होंने? जो संतों ने कहा, जो सूफियों ने कहा, जो सामाजिक नेताओं ने कहा कि जात हटाओ, मुसलमान ने वो हिम्मत दिखाई और उसने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे जात नहीं लिखी, बल्कि एक ही नाम लिखा, एक अल्लाह को मानने वाला, ईमानदारी से चलने वाला, सिर्फ मुसलमान। तो वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में मुसलमान के किसी भी सर्टिफिकेट पे जात नहीं मिलती, जात के जगह लिखा है मुसलमान और मजहब के जगह लिखा है इस्लाम। अब इसमें 2 कैटेगरी हो गई। कौन सी? ओबीसी रिजर्वेशन जब आया तब मंडल आयोग ने कहा कि समान व्यवसाय, एक जैसे बिजनेस करने वाले लोगों को ओबीसी में डाला जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसके तहत 14 दिसंबर 1994 में हम लोगों ने, माननीय शरद पवार जी की सरकार थी, उस वक्त ये कानून पास करवाया और मुसलमानों को ओबीसी में रिजर्वेशन दिलवाया। ये किन मुसलमानों को मिल रहा है? जिनके सर्टिफिकेट पे अभी भी जात लिखी हुई है, उन्हीं मुसलमानों को मिलता है। टोटल मागास वर्गीय मुसलमान जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें से केवल 10 या 15% मुसलमान ही ओबीसी में आता है। 85% मुसलमान कहां जाए? जात नहीं प्रूव कर सकता, इसलिए आप उसे रिजर्वेशन नहीं दोगे, जबकि वो ओबीसी से भी पिछड़ा हुआ है। और ये हमने नहीं कहा, माननीय न्यायमूर्ति सच्चर आयोग ने अपने रिपोर्ट में, माननीय रंगनाथ मिश्रा ने अपने रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो मुसलमान जात प्रूव कर सकता है वो केवल 12 से 15% है, उसको ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन उससे भी बदतर हालत में, दलित और आदिवासी से भी बदतर हालत में, इतना बड़ा 85% क्लास मुसलमानों का जो सारी मुसीबतों से जूझ रहा है, उसे क्या रिजर्वेशन नहीं दोगे? तो इन दोनों आयोगों ने, और अल्लाह का करम है, दोनों आयोग जो मुसलमानों के इस पूरे मागास वर्ग को विशेष मागास वर्गीय आरक्षण, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली टर्मिनोलॉजी है, बाहर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन टर्मिनोलॉजी को सामने लाकर रिजर्वेशन की सिफारिश करने वाले दोनों के दोनों न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और न्यायमूर्ति सच्चर, अल्लाह उन्हें बहुत सवाब दे, ये दोनों ही मुस्लिम नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान मांग कर रहे। ये बात तो एक गैर मुस्लिम ईमानदार जज जो कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता है, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम में ईमानदारी देखता है सबको, क्योंकि अब भारत का
कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में कहता है कि हर एक नागरिक को समता, न्याय, बंधुता, अधिकार दूंगा। उस बुनियाद पे ये दोनों महान जजों ने मुसलमानों को विशेष प्रोग्राम में रिजर्वेशन देने की बात कही, जिसकी मांग हम कर रहे हैं। असल में हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं मुस्लिम समाज, लेकिन ब्राह्मणों को कहाँ रिजर्वेशन हासिल है? वो तो कितनी तरक्की याफ्ता कौम है, उन्होंने काफ़ी तरक्की की। हम जो है उनसे तो क्यों हम मांग करते हैं? कहने का मतलब ये कि क्या हमारी मांग दुरुस्त है? ये मौजू जो आपने छेड़ा है बड़ा गहरा है, और इससे क्योंकि हम आंदोलन से आते हैं, केवल इस्लामिक आंदोलन से नहीं, तो इस देश में जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चला है, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ चलने वाले तमाम नॉन मुस्लिम महान नेताओं के आंदोलन से भी हम गुजरे हैं। क्या है वर्ण व्यवस्था? आपको शॉर्ट में बता दूं, ब्राह्मण हमारे दोस्त है, दुश्मन नहीं है, वो भी नागरिक है। और यकीन जानिए मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए करके जो दो न्यायमूर्ति ने बात रखी, वे दोनों भी ब्राह्मण हैं। इसलिए जब हम एक ब्राह्मणवाद के बारे में बात कहेंगे, तो जब हम ब्राह्मणवाद के बारे में बात कहते, हम किसी कुलकर्णी जोशी के बारे में नहीं कहते, हम उस मानसिकता के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ये ऐसी मानसिकता है जो अपने आप को सर्वाधिकारी समझती है, सारे लोगों में श्रेष्ठ समझती है, जबकि अल्लाह और ईश्वर ने सबको एक सा पैदा किया, कोई कनिष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो वर्णवाद का जो सिस्टम है, उस वर्णवाद के सिस्टम ने केवल ब्राह्मण वर्ण के लोगों को सर्वाधिकार का हुक्म दिया। मनुस्मृति इसका मिसाल है। मनुस्मृति साफ कहती है कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार है और ब्राह्मणेतर लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो मुसलमान बनने से पहले 2500 साल से भारत के तमाम ब्राह्मणेतर लोगों को शिक्षा से महरूम कर दिया गया। और आप और मैं जानते हैं कि शिक्षा ही सारे विकास का स्रोत है। जो पढ़ेगा नहीं उसमें और अनपढ़ जानवर में क्या फर्क है? इंसान इसलिए है कि वो पढ़कर तरक्की कर सकता है, जानवर पढ़ नहीं सकता, जहां के वहां है। तो जिस सिस्टम ने 2500 साल से इस देश के 85% लोगों को शिक्षा से ही महरूम कर दिया, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा? वो क्या राजनीति में जाएगा? वो क्या कलेक्टर बनेगा? वो क्या बाबू बनेगा? वो तो गुलाम रहेगा। इस गुलाम से मुक्ति दिलाने के लिए जब 7वीं सदी में इस्लाम आया, तो इस्लाम में कौन गया? वही गया जिसको पिछले 2500 से 5000 साल से ब्राह्मणवाद ने पढ़ाई से मनाही कर दी थी। कौन मुसलमान बना? वही बना जिसको आपने धार्मिक इदारों में प्रवेश से बंदी कर दी थी। क्या किया इस्लाम ने? मस्जिद में आने के लिए दावत तो दी ही, लेकिन इस्लाम का बेस ही है पढ़ोगे नहीं तो आपको इस्लाम में दाखिला ही नहीं मिल सकता भाई। तो पढ़ने की बुनियाद पे यहाँ के जाति जमाती छोटे छोटे व्यापार करने वाले कारागिर लोग मुसलमान बने। इसलिए भारत के मुसलमानों में जहाँ नाई दिखाई देता है, वहाँ धोबी भी दिखाई देता है, वहाँ कसाब भी दिखाई देता है, वहाँ रंगरेज भी दिखाई देता है, वहाँ वडर भी दिखाई देता है, वहाँ किसान भी दिखाई देता है, वहाँ तेली भी दिखाई देता है, वहाँ तांबोड़ी भी, वहाँ बागवान भी। ये सारी वो मजलूम कौमें हैं जिनको ब्राह्मणवाद ने शिक्षा से महरूम कर दिया था, इकोनॉमिकली कोलैप्स थे। वो इस्लाम में आकर एक दर्जा पाए, वो इस्लाम में आकर एक संस्कृति को पा गए। जंग वो है। अब संस्कृति तो मिल गई, मजहब बदल जाने से ये वर्णवादी सिस्टम नहीं बदलता है। महात्मा ज्योतिबा फुले से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक ये जंग चली, और ये जंग महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम अल्पसंख्यक, तमाम धर्मांतरित लोगों को अधिकार दिलाने की थी। शिक्षा में अधिकार, नौकरियों में हिस्सेदारी, सारे के सारे सिस्टम में हिस्सेदारी। तो ब्राह्मणों का आपने जो बात कहा कि वो आरक्षण नहीं मांगता, और जिसको 2500 साल से मुकम्मल आरक्षण मिला हुआ है वो कैसे आरक्षण मांगेगा? आप अंग्रेजों का काल उठाकर देख लो। मुझे याद आ रहा है 1817 या 19 के दरमियान फिलिप्स कमेटी बैठी है, उसका रिपोर्ट आया हुआ है। भारत के टोटल सुपर क्लास 1 एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियर में केवल ब्राह्मण वर्ण के 98% है। ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फुले को आती है, और महात्मा ज्योतिबा फुले पहली बार अस्पृश्यों का स्कूल खोलते हैं। जब स्कूल खोलते हैं अस्पृश्यों का, तो मदद पूरी क्या पूरी शेख फैमिली करती है, फातिमा शेख करती है, उस्मान गुरुजी अपना बाड़ा देते हैं। तो मुसलमान इस देश के लिए, इंसाफ के लिए हमेशा खड़ा रहा है इस देश में। लेकिन जब उसे ही इंसाफ देने की पारी आती है, तो बहुत सारे लोग कभी मजहब को बीच में डालते हैं, कभी ये डालते हैं। तो भाई मेरे, इस भारत में जो मुसलमान है वो यहीं का निवासी है, यहीं का बाशिंदा है और यहीं का नागरिक है। और संविधान उसके पिछड़ेपन पे जो जो सहूलियत देता है वो उसे मिलनी चाहिए। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि ब्राह्मणों को रिजर्वेशन
देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। मैं और आप कहने वाले कुछ नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है उन्हें नहीं मिलना चाहिए। मराठा बेचारा तरस रहा है, 7-7, 8-8 लाख का मोर्चा निकल रहा है, फिर भी मराठों को नहीं मिला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो पूरी तरह डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, एजुकेशनलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो संविधान कह रहा है नहीं देना चाहिए। मुसलमानों को कह रहा है दो, उसको दो, ये संविधान कह रहा है। ये फर्क है। तो अब आपकी नज़र में रिजर्वेशन हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए मुसलमानों को? एक तो समाजी बेदारी और आईनी बेदारी दोनों मुसलमानों में बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। मैं तो नौजवानों को हमेशा कहता हूं कि 70 साल हो गए आज़ादी के लिए, आज 10 मुसलमान इकट्ठा आते हैं तो सारे क्या सारे मजहबी बातों में ही लपेट जाते हैं। अरे वो तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में 1 घंटा अगर मजहब पे चर्चा कर रहे हो तो भैया आधा घंटा इस संविधान पे भी चर्चा कर लो। हमें जीना तो इस सिस्टम में है ना, तो इस सिस्टम में हमारा ओहदा क्या, उस पर चर्चा कर लो। अपने एजुकेशन के बारे में चर्चा करो, नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है, 2%। पूरे क्या पूरे बैंकिंग से मिलने वाले लोन में तुम्हारी हिस्सेदारी कितनी है, 2.5%। पूरे क्या पूरे एजुकेशन सिस्टम में तुम कितने % हो, 4.5%। पूरे क्या पूरे पुलिस और मिलिट्री में कितना हो, 2.5-3%। इससे थोड़ी ही निजाम तुम्हें इंसाफ देगा। निजाम में इंसाफ तब मिलता है जब तुम्हारी वहां हिस्सेदारी हो। और संविधान भी कहता है ना, रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। क्या कहता है संविधान? रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बराबरी में। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है बराबरी में। तो मैं इस देश में अगर 12 से 15% हूं तो यकीन चाहिए हम लोग किसी का हक मारना नहीं चाहते, किसी का छीनना नहीं चाहते। अरे मेरे भाई, मैं भी वोटिंग करता हूं, मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी यही अपने देश की सेवा में हूं, तो मैं 12% से 15% हूं तो मुझे उतना मिलना चाहिए ना, बस। और आइन उसका वादा करता है। ये लड़ाई। प्रोफेसर साहब, जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा देते हैं तो भला वो कैसे आपको रिजर्वेशन देंगे, और जो है आप कैसे रिजर्वेशन हासिल कर सकेंगे? बहुत सही बात आपने उठाई। अब थोड़ी सी मैं इस मौजू पे रोशनी डाल दूं कि भाई, पाकिस्तान बनने से पहले लाला लाजपत राय जी ने ट्रिब्यून नाम के साप्ताहिक में 13 लेखों की मालिका लिखी और उन्होंने कह दिया कि आजाद होने वाला देश हिंदू देश बनेगा। 1927 में वीदा सावरकर ने 6 सुनहरी पन्ने लिखे और 6 सुनहरी पन्नों में उन्होंने पूरा हिंदू राष्ट्र का ढांचा लिखा और उसमें कह दिया कि हिंदू राष्ट्र के 3 अव्वल नंबर के दुश्मन हैं। नंबर 1 पे मुस्लिम, नंबर 2 पे बुद्धिस्ट और नंबर 3 पे ईसाई। भैया, इस देश के राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह भी तो लड़ रहे थे आजादी के लिए। जो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कह रहे हैं, उनका एक नुमाइंदा जंगे आजादी में बता तो दे आप कि हिंदू राष्ट्र की मांग करता हुआ ब्रिटिशों से लड़कर ये मरा। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने HRA बनाया था, जिसमें की पोस्ट पर शहीद अशफाक उल्लाह थे, उसके बड़े ओहदे पर शहीद भगत सिंह थे। ये HRA बना और 1922 से लेकर उनको फांसी होने तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते रहे। ये भारत की पहली जंग लड़ने वाले शहीदों की ऑर्गेनाइजेशन है। क्या था HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, ता पर बिंदी है। और ये जो हिंदुस्तान है ये किसी मजहब से नहीं जुड़ता। ये हिमालय के इधर जो हमारा भारत देश का भूभाग है, जो भूगोल है, उसको इंडिकेट करने वाली टर्मिनोलॉजी है। इन्होंने उस ता की बिंदी को हटाया, क्योंकि ता की बिंदी भी बोले चांद जैसी दिखती है ना, इसलिए उसको हटाकर इन्होंने हिंदुस्तान किया और हिंदुस्तान का शब्द ब्राह्मणी धर्म से जोड़ दिया और वो उस धर्म के बुनियाद पे हिंदुस्तान मांगते। लेकिन शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और भगत सिंह ने आजाद भारत के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है इसमें? इसका मोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इसका जो जाहिरनामा मैनिफेस्टो जाहिर हुआ वो क्या है? वो तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके मुंह पर मारा हुआ तमाचा है।
शहीद अशफाक उल्लाह को सुबह जाकर जिस मुस्लिम जेलर के अंडर में वो थे, वो मुस्लिम जेलर जाकर शहीद अशफाक उल्लाह को बोलता है कि आप सरकारी गवाह बन जाओ राम प्रसाद बिस्मिल के लिए और बाकी लोगों के लिए जो काकोरी कांड में थे वो सारे हिंदू है, उनके लिए तुम क्यों फांसी चाहते हो, तुम्हें तो यूं ही हम छुड़वा लेंगे। अशफाक उल्लाह कहता है कि लानत है तुम्हारे जैसे मुसलमानों पर जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है, बल्कि मैं फांसी जाना पसंद करूंगा, लेकिन इन लोगों के खिलाफ मजहब के बुनियाद पे कोई भी नफरत की बात नहीं सुनूंगा। केवल अशफाक उल्लाह ने राम प्रसाद बिस्मिल के पास में भी कट्टर हिंदुत्ववादी पहुंचे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। राम प्रसाद ने वही बात कही जो अशफाक उल्लाह ने कही। भगत सिंह जब आए तो भगत सिंह ने HRA में यस भी जोड़ दिया। HRSA का क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, जिसके जाहिरनामे में था कि आजाद होने वाला देश भारत रहेगा, आजाद होने वाला देश भारत रहेगा। इसमें रंग वेशभूषा धर्म के नाम पर किसी से भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी, सभी के साथ इंसाफ किया जाएगा, इकोनॉमिकल इंसाफ किया जाएगा, एजुकेशनल इंसाफ किया जाएगा, प्रशासकीय इंसाफ किया जाएगा। अरे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों, अपने शहीदों के जनाजों पे चढ़कर ऐसी गलत मांग क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे शहीद होने वाले हमारे देश के लोग मजहबी राष्ट्र नहीं चाहते थे, और क्यों मांगेंगे हम मजहबी राष्ट्र? जब देश का संविधान 1951 में हमने कबूल कर लिया है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को इस देश का मालिक घोषित करता है। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनको ये मंजूर नहीं है, उनको दलित मंजूर नहीं है, उनको ओबीसी मंजूर नहीं है, उनको ईसाई मंजूर नहीं है, उनको क्रिश्चियन मंजूर नहीं है। क्या मंजूर है उन्हें? सिर्फ हम लोग राज करें मजहब के नाम पर और बाकी लोग हमारे गुलाम रहे। ये होगा नहीं, क्योंकि भारत में जो जंगे आजादी के बाद जिन नेताओं ने इस भारत की वैचारिक भूमिका बनाई है, उसके आद्य प्रवर्तक राष्ट्र संत जगत गुरु तुकाराम हैं, जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू को इकट्ठा लाया। इसकी बुनियाद में गुरु नानक जी है, जिनके गुरु फरीदुद्दीन शकरगंज है। इसकी बुनियाद में छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिनके गुरु कोरसी के याकूत सूफी पीर बाबा है। इसकी बुनियाद में महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जिनको घर से निकालने के बाद में मुस्लिम शेख फैमिली ने उनको अपने घर में पाला। इसके निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है, जिनको चुनकर लाने में बंगाल से मुसलमानों का 40 से 50% मतदान हुआ है। और बाबा साहब ने कहा है कि जितना मुसलमानों ने मुझे साथ दिया, मैं इसका एहसान जिंदगी भर मानूंगा और कभी भी मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ देह बात कॉन्स्टिट्यूशन में न आए, इसकी मैं खबरदारी लूंगा। बाबा साहब ने अपना वादा पूरा किया है। हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल भारत जिंदा रहे, इसके लिए अपने जान पर भी खेल जाएंगे, क्योंकि ये हम सब का भारत है। ये थे प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी, जिनसे हम तफसीली बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन कैसर इमाम के साथ मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक, आमना सामना मीडिया नेटवर्क।